तो हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखा था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ग्रेडियंट से हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट अब हमारे पास है स्पीड टाइम ग्राफ। और एक चीज क्लियर हो गई होगी, अब इतना आइडिया हो गया होगा कि हम जब स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट फाइंड करेंगे तो उसका ग्रेडियंट आपको कौन सी क्वांटिटी फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। लॉस। तो यहाँ पर अगर हम पहले इनके ग्राफ्स को ड्रॉ करें और तीनों ग्राफ्स की पहले वैल्यूज लिख लेते हैं कि हमने यहाँ पर कौन से ग्राफ्स को डिस्कस करना है। नंबर वन पे, अगर बॉडी आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है और सेकंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और थर्ड में हम देखेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन, राइट। तो ये तीन वेरिएशंस हमने चेक करनी है कि इनके लिए ग्राफ किस तरह से प्लॉट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास अगेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की वैल्यूज को हम प्लॉट करेंगे पहले। एक्स एक्सिस पे किस क्वांटिटी को प्लेस करेंगे। डिस्टेंस हो। डिस्टेंस को। लेकिन अब हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है, यानी एक क्वांटिटी हमने स्पीड की चूज करनी है और एक। सॉरी, स्पीड को करेंगे। ठीक है, अच्छा, कल एक चीज आपको मैंने बताई थी कि हम नॉर्मली एक्स एक्सिस पर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को प्लेस करते हैं। ठीक है, तो टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, हम वहां पर टाइम को प्लेस करेंगे, राइट। और स्पीड को किस एक्सिस पर रखेंगे हम। वाई। वाई पे, ठीक है। तो ये हमारे पास तीनों ग्राफ्स की ओरिएंटेशन आ गई, यहाँ पर हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। दिस इज फॉर टाइम एंड स्पीड ऑन वाई एक्सिस। और फर्स्ट कंडीशन अगर आपके पास है यूनिफॉर्म स्पीड की, तो अब आपके पास ग्राफ पर एक्स एक्सिस पर वैल्यू है टाइम की। इसका मतलब ये है कि अगर टाइम इंक्रीज होता है तो ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट। और अगर स्पीड इंक्रीज होती है तो ग्राफ की ओरिएंटेशन अपवर्ड वाई एक्सिस पर होनी चाहिए, राइट। इसमें कोई कंफ्यूजन। और अगर हम सबसे पहले बात करें यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, तो अगर बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म है, लेट्स सपोज अगर बॉडी स्टार्टिंग पर 10 मीटर पर सेकेंड पर वैल्यू है इसकी इनिशियल। ठीक है, तो उसका ग्राफ की ओरिएंटेशन क्या होगी। स्ट्रेट होगा, मतलब ऐसे बिल्कुल सीधा सीधा जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना, क्योंकि आपके पास वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो यहाँ पर आपके पास ग्राफ जो है वो स्ट्रेट मूव करेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट। कल भी हमने ग्राफ में देखा था कि वहां पर भी एक स्ट्रेट लाइन बनी थी, लेकिन उस ग्राफ में और इस ग्राफ में डिफरेंस ये है कि वहां पर डिस्टेंस टाइम था। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो स्पीड टाइम ग्राफ है। तो दोनों की क्वांटिटीज बहुत आपने देख कर वहां पर पेपर में सॉल्व करना होता है, क्योंकि इसमें अक्सर मिस्टेक हो जाती है। और अगर हम बात करें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको पता है कि हमने जिस तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए डिस्कस किया था कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इसी तरह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में इक्वल टाइम में इक्वल स्पीड का चेंज होगा, राइट। तो यहाँ पर भी अगर हम वैल्यूज को प्लॉट करते हैं तो वैल्यूज हमारे पास कुछ इस तरह से प्लॉट होंगी यहाँ पर कि लेट्स सपोज अगर एक्स एक्सिस पे बात करें तो इक्वल टाइम चेंज होगा।
टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है तो वो अपने अकॉर्डिंगली इक्वल चलेगा। और स्पीड को अगर हम मार्क करना चाहें तो हमने स्पीड के लिए इक्वल इंटरवल्स बना लिए। फिर हम इनकी पोजीशंस को मार्क कर लेंगे। लेट्स सपोज इनिशियल टाइम पर वैल्यू यहाँ पर है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पर, और इस तरह से हमारे पास सारी वैल्यूज कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये है कि ग्राफ जो है वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होगी, राइट। अच्छा, जरूरी नहीं है ग्राफ हमेशा ओरिजिन से ही स्टार्ट हो रहा हो। अगर इनिशियल वैल्यू लेट्स सपोज जिस तरह फर्स्ट कंडीशन में 10 थी, तो ग्राफ यहाँ से भी स्ट्रेट जा सकता है, राइट। और लास्ट में अगर हम वेरिएबल को डिस्कस करें, तो वेरिएबल के लिए आपके पास ग्राफ किस तरह से होना चाहिए? और ठीक है, हम एक रैंडम कर्व ड्रॉ करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर स्पीड और टाइम, स्पीड टाइम के अकॉर्डिंगली वेरिएबल चेंज हो रही है, राइट। यूनिफॉर्म चेंज नहीं है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है, और अगर अब आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि जो ग्रेडियंट है ग्राफ का, वो ग्रेडियंट किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा? जो स्लोप होगा ग्राफ का, ठीक है, जो आपके पास यहाँ पर तीनों ग्राफ से डिफरेंट स्लोप्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो वो स्लोप किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? एक्सेलरेशन को। ठीक है, एक तो आपने ये याद रखना है कि इसमें जो ग्रेडियंट होगा वो एक्सेलरेशन की वैल्यू को डिस्क्राइब करेगा, राइट। मतलब हम, अगर एक्सीलरेशन की जगह वेलोसिटी लिखना। अब देखो वेलोसिटी के लिए ये है कि आपके पास फर्स्ट कंडीशन में यूनिफॉर्म स्पीड थी। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये है कि जब स्पीड यूनिफॉर्म होती है तो एक्सेलरेशन वहां पर जीरो होगी, राइट। क्योंकि एक्सेलरेशन इक्वल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो अगर स्पीड में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, तो एक्सेलरेशन भी इक्वल किसके होगी? जीरो के। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर स्पीड लिखते हो तो स्पीड तो वाई एक्सिस पे मेंशन है ऑलरेडी। ठीक है, वहां से हम पिक कर सकते हैं वैल्यू। ठीक है, जिस तरह लेट सपोज यहाँ 10 मेंशन हो, यहाँ पर 20 मेंशन हो, यहाँ पर 30 मेंशन हो, तो वो तो हम वाई एक्सिस से पिक कर सकते हैं, हमें ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ग्रेडियंट जो यहाँ पर ये दोनों लाइन के एक्सिस के कॉम्बिनेशन से हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो स्केच हो रहा है ग्राफ का, ये हमें आइडेंटिफाई करता है कि आपके पास ग्राफ की जो ग्रेडियंट है वो किससे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आप स्पीड को नहीं लिख सकते ग्रेडियंट में, क्योंकि स्पीड जो डिफाइन होती है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में होती है, राइट। आप जब फॉर्मूला लिखते हो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी ओवर टाइम, तो वेलोसिटी ओवर टाइम या स्पीड ओवर टाइम डिफाइन करता है एक्सेलरेशन को। सेम गोज फॉर द ग्राफ के डिस्टेंस टाइम में हम वेलोसिटी ड्राइव कर रहे होते हैं ग्राफ के थ्रू, और स्पीड टाइम ग्राफ में हम एक्सेलरेशन को ड्राइव कर रहे होते हैं, राइट। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ओके, अब यहाँ पर अगर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है और हम नेक्स्ट पार्ट को यहाँ पे डिस्कस करें, अगर लेट सपोज अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए कि आपने इसी स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो आप डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? कोई आइडिया? क्योंकि डिस्टेंस तो यहाँ मेंशन ही नहीं है, और अगर आपके पास डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो डिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करोगे? वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, लेकिन जहाँ पे वेरिएबल ग्राफ है उसमें क्या करेंगे? जिस तरह ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, या लेट सपोज आपके पास ट्राइंगुलर शेप आ जाए, तो फिर आप क्या करोगे?
माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क आ गया कि हमारे पास डिस्टेंस कहीं मेंशन नहीं है और हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज नहीं कर सकते। फॉर्मूला हम तब यूज कर सकते जब हमारे पास फिक्स वैल्यूज हो। ठीक है, लेट सपोज अगर आप अपना सेकंड ग्राफ कंसिडर करो। ठीक है, और सेकंड ग्राफ में आप देखो कि डिफरेंट पॉइंट्स पे स्पीड डिफरेंट हो रही है, राइट। अब इसमें कांस्टेंट स्पीड तो है, तो यहाँ पर हम किसी भी पॉइंट से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन लेट सपोज अगर ग्राफ में थोड़ी सी वेरिएशन आ जाए, लेट सपोज ट्राइंगल शेप का ग्राफ हो, रेक्टेंगल शेप में ग्राफ हो, कोई ट्रेपीजियम शेप का ग्राफ हो, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि हम डिस्टेंस किस वैल्यू के थ्रू कैलकुलेट करें। ठीक है, तो पहले मैं उसके आपको मेथड बता देता हूँ कि मेथड क्या है, फिर हम उसको कंप्लीट चेक कर लेते हैं हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो उसका जो मेथड हम यूज करते हैं, वो हम मेथड यूज करते हैं एरिया अंडर द कर्व। अब ये एरिया अंडर द कर्व किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कैलकुलेट कैसे करना है हमने, वो भी हम चेक कर लेते हैं। मतलब आपके पास ग्राफ में, लेट सपोज अगर हम सेकंड ग्राफ की बात करें, तो यहाँ पर जितना एरिया कवर होगा, फर्स्ट ग्राफ पर आप देखो जितना एरिया कवर होगा। ठीक है, थर्ड ग्राफ में आप देखो जितना एरिया कवर होगा ग्राफ का, ये आपके पास रिप्रेजेंट करेगा किसको, एरिया अंडर द कर्व को, राइट। ये टोटल एरिया जो भी आपके पास यहाँ पर बन रहा होगा इस ग्राफ के अंडर, ये एरिया अंडर द कर्व होगा। ठीक है, अगर हमारे पास एक स्पीड टाइम ग्राफ है, राइट, यहाँ पर वैल्यूज मेंशन नहीं है, मैं आपको वैल्यूज देता हूँ यहाँ पर, फिर हम उसके अकॉर्डिंगली चेक कर लेते हैं कि हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट सपोज जो यहाँ पर स्पीड की वैल्यू है वो 40 गिवन है। ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड। और ये जो टाइम का स्लॉट है एक्स एक्सिस पर, ये लेट सपोज हमारे पास इक्वल है 10 सेकेंड, और नेक्स्ट हमारे पास है 15 सेकेंड, राइट। अब यहाँ पर देखो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ग्राफ में डिफरेंट शेप्स बन रही है। ठीक है, कहीं पर वैल्यू डिफरेंट है, और मतलब कहीं पर ग्राफ आपके पास कांस्टेंट जा रहा है, कहीं पर ग्राफ में जो है वो वेरिएशन आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने अगर डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए वैल्यूज तो हमें मिल गई, लेकिन अब हम कौन सी वैल्यू को यूज करें ये कंफ्यूजन होती है। तो इसका बहुत सिंपल सा मेथड यूज करते हैं हम, और वो मेथड आपके पास एरिया अंडर द कर्व का हमने देखा। तो यहाँ पर आप पहले आइडेंटिफाई कर सकते हो कितनी शेप्स बन रही हैं। हम ट्राइंगल बन रहा है, राइट। राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल हो गया हमारे पास, और और सेकंड। एक स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक स्क्वायर शेप आ रही है। और अगर हम इसको कंबाइन देखें, तो ये कंबाइन शेप कौन सी हो सकती है आपके पास, कोई माइंड में एग्जांपल आ रही हो कि किस तरह की शेप होती है ये आपके पास, अगर इस ओवरऑल ट्रेपीजियम की होती है। ठीक है, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है, या तो हम दो फॉर्मूला यूज कर लें, या हम सिंगल फॉर्मूला यूज कर ले ट्रेपीजियम का। ठीक है, नॉर्मली इसमें ये होता है हम रेक्टेंगल ट्राइंगल ट्रेपीजियम का फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर आप ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला लिखो, तो ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, राइट। और अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखें, और ट्रेपीजियम के लिए क्या यूज करते हैं हम फॉर्मूला, एरिया मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट शायद।
ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि बेसिकली ट्रापीजियम में ट्राइंगल और रेक्टेंगल ऐड हो रहा है या स्क्वायर ऐड हो रहा है वहां पर। तो 1/2 a + b मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब ये a + b की जो वैल्यूज होंगी हमारे पास, आप एक एंड को या एक साइड को a कंसिडर कर लो, ठीक है, और दूसरी साइड को हम b कंसिडर कर लेंगे, राइट। और अब जो इसकी हाइट होगी, वो हाइट आपके पास यहां से आपको पता चल जाएगी, ठीक है। और ये जो हाफ यूज कर रहे हैं, वो हाफ यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो पार्ट मिसिंग है, ये हमारे ग्राफ में कवर नहीं हो रहा, ठीक है। तो 1/2 हम इसके लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है। 1/2 ट्राइंगल के साथ का आ गया, और आपके पास लेंथ आ गई टोटल, और एक और लेंथ है जो ऊपर है, दोनों में डिफरेंस होता है तो इसलिए दोनों को ऐड कर लेते हैं। और फिर हाइट दोनों की सेम है तो उसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर अब हम यहाँ पे ट्रेपीजियम का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जब आप डायरेक्ट ट्रेपीजियम का फॉर्मूला यूज करोगे, तो वो होगा 1/2 a + b मल्टीप्लाई बाय हाइट। और आपके पास जो वैल्यूज होंगी यहाँ पर, आप ए की वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हो। ए की वैल्यू आपके पास 0 से स्टार्ट हो रही है और 15 पर एंड हो रही है, ठीक है। तो ए की वैल्यू गिवन है 15, राइट। और नहीं, बी की वैल्यू ये कितनी, बीच में 10 आ रहा है। बीच में 10। वो अच्छा ये है हाँ, आपके पास कि आपके पास जो है वो 10 सेकेंड्स यहाँ पर कंप्लीट हुए, ठीक है। और यहाँ पर 15 यानी 5 और ऐड किए हमने, ठीक है। या चलो अच्छा हम सही। इसको 25 कर लेते हैं, वो थोड़ा सा आपको शॉर्ट लग रहा है, तो हम इसको 25 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू जो है वो 25 हो जाएगी। और बेस की वैल्यू कितनी होगी, बी की वैल्यू सॉरी, वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है 10 से और एंड हो रही है 25 पर। तो ये लेंथ कितनी हो गई टोटल, 25 - 10 = ठीक है। क्योंकि अब हमारे पास जो पॉइंट स्टार्ट हो रहा है वो 10 से स्टार्टिंग है और एंडिंग जो है वो 25 पर है, तो दोनों का हम डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। और हाइट की वैल्यू कितनी होगी, 40। 40। तो अब आपने बस इसको सिंपल कैलकुलेट कर लेना, आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, वो आपका ओवरऑल डिस्टेंस होगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 30, 40, 40 40 मल्टीप्लाई आ गई। बाय 20। तो फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू 800 मीटर्स, राइट। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, नहीं। ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा मेथड हम यूज करते हैं आप डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। और अगर लेट सपोज कहीं ग्राफ में सिर्फ ट्राइंगल हो, तो आप ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करोगे। और अगर रेक्टेंगल गिवन हो तो आप रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज कर लो, और अगर कंबाइंड शेप है कहीं पर तो आप ट्रेपीजियम यूज कर लो, ठीक है। बस ये याद रखना कि स्पीड टाइम ग्राफ में जब भी डिस्टेंस फाइंड करने को दिया जाएगा, फॉर्मूला जो है वो डायरेक्ट नहीं लगाना, आंसर गलत आएगा, ठीक है। लोग सॉल्व कर देते हैं। और दूसरी बात उसमें ये होती है कि सॉल्व करने के बाद वो आंसर गिवन भी होता है हमारे ऑप्शंस में, तो स्टूडेंट को लगता है कि मैंने सही सॉल्व किया है, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअली गलत सॉल्व कर रहा होता है, राइट। सही है। थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें अब क्या होता है कि उन्होंने टाइम की वैल्यू 25 ले ली और स्पीड की वैल्यू जो है वो 40 ले ली, और फॉर्मूला लगा दिया डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। अब जब वो उन्होंने 25 वैल्यू और 40 ली ना, तो वो स्पेसिफिक इस पॉइंट का डिस्टेंस आएगा, ठीक है। यानी आपने स्टार्टिंग 0 से लेकर अगर 25 तक आप स्ट्रेट चले गए, तो
तो ये आंसर आपके पास इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि ऐसा नहीं हो रहा वहां पर। आपके पास यहाँ पर ये जो पार्ट स्किप हुआ है जिसपे मैंने क्वेश्चन मार्क ड्रॉ किया है, ये क्वेश्चन मार्क आपको ये बता रहा है कि कुछ पार्ट यहाँ पर कवर नहीं किया हमारी बॉडी ने, राइट। जब आप फॉर्मूला लगाओगे ना, तो फॉर्मूला में ये होगा कि वो ये वाली वैल्यूज भी इंक्लूड कर देगा। ठीक है। सही है। ओके, तो ये एक तो चीज हो गई हमारे पास। और दूसरा, अगर हम इसको और कंटिन्यू करें, और अगर हम इसको वैल्यूज के रेफरेंस के विदाउट रेफरेंस ऑफ वैल्यूज के यहाँ देखें, वैल्यूज को हमने खुद अज्यूम की। तो क्वेश्चन था, द डायग्राम शोज द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार विच एरिया रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इज एक्सेलरेटिंग। तो कार किस पॉइंट पर एक्सेलरेट कर रही है, या कौन सा एरिया जो है वो आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कार की वहां एक्सेलरेशन गिवन है। कोई आइडिया? एक्स और वाई के बीच में से। अब आप ये देखो कि हमने अभी जो ग्राफ्स देखे थे यहाँ पर, तो एक्सेलरेशन आपके पास या तो ये वाली होगी जो सेकंड पॉइंट पर है, ठीक है, या थर्ड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में एक्सेलरेशन जीरो है। तो ग्राफ में हमारे पास जो है वो सिर्फ फर्स्ट पार्ट ऐसा है जिसमें एक्सेलरेशन नजर आ रही है। एक्स का। तो सिर्फ एक्स पे एक्सेलरेशन हो रही है, सेकंड वाले पर जो है वो स्पीड कांस्टेंट हो गई। सही है। ठीक है, तो ये आपके पास बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन बात सारी ये है कि हमें कॉन्सेप्ट जब तक नहीं पता होगा, हम उसको नहीं आइडेंटिफाई करेंगे सही से। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों ग्राफ्स हो गए कंप्लीट। सेकंड वाला ग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती है हमारे पास, तो इसलिए हम इसको बहुत देख कर सॉल्व करते हैं। और उसके अलावा अगर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करें, अच्छा हम यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, a train begins a journey from a station and travels 60 kilometer in a time of 20 minutes. What is the average speed of the train? 60 डिवाइडेड बाई 24। ओके, आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर कैलकुलेटर है पास? जी रुपये। 3। 3 मीटर पर सेकेंड। कितना जी। परसेंट श्योर हो कि आपका आंसर राइट है? हाँ, पता नहीं मुझे। अच्छा, चलो अब हम देखो क्वेश्चंस में आप ना यूनिट्स का ख्याल रखा करो। मैंने आपको जितने भी क्वांटिटीज लिखवाई वहाँ ऐसा यूनिट इसलिए लिखवाया था ताकि यूनिट पर आपका फोकस रहे, क्योंकि यूनिट्स आपके पास बहुत मैटर करते हैं। यहाँ तो एमसीक्यूज अभी डिटेल क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो वहां पर आपको पूरा मार्क यूनिट का मिल भी जाता है, पूरा मार्क डिडक्ट भी हो जाता है यूनिट की वजह से। आप यहाँ पर देखो डिस्टेंस का यूनिट क्या गिवन है, किलोमीटर। और टाइम का मिनट्स। मिनट। ठीक है, तो इसका मतलब है जो हमारे आंसर्स हैं वो तो मीटर पर सेकंड में, और जो वैल्यूज गिवन है यहाँ पर वो तो किलोमीटर्स और मिनट्स में। तो इसका मतलब ये कि यूनिट्स डिफरेंट है हमारे पास, राइट। तो यहाँ पर हमें यूनिट्स को कन्वर्ट करना होगा हमारे आंसर के अकॉर्डिंग। 60 किलोमीटर को कन्वर्ट करना होगा मीटर्स में, और मिनट्स को हमने कन्वर्ट करना होगा सेकंड्स में। ठीक है, तो जब हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं और मिनट्स को हम कन्वर्ट कर रहे हैं सेकंड्स में,
तो इन दोनों कन्वर्जन से पहले आपको मैं एक बेसिक चीज बता दूं यहाँ पर, कि जब भी आपके पास यूनिट कन्वर्जन की बात आती है तो आपके पास दो तरह की पॉसिबिलिटी होती है वहां पर। या तो आप किसी लार्ज यूनिट से स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, या किसी स्मॉल यूनिट को लार्ज यूनिट में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। इन दो के अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती। और इसमें हमने ऑपरेशन याद रखना है, अगर वो ऑपरेशन सही से याद रखोगे तो मिस्टेक नहीं होगी। अगर उसमें कंफ्यूज हो गए तो आंसर कुछ भी कर लो आप, गलत ही आना है आपके पास। जब आप लार्ज से स्मॉल वैल्यू में जाते हो तो आप मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। वो वैल्यूज हमारी क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, वो हम अभी देखेंगे किस तरह से। और जब स्मॉल से लार्ज में जाओगे तो आप वहां पर डिवाइड करोगे, राइट। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? तो अब अगर आप अपनी फर्स्ट वैल्यू को देखो तो फर्स्ट वैल्यू में कौन सी कन्वर्जन है, स्मॉल टू लार्ज या लार्ज टू स्मॉल? तो लार्ज। लार्ज टू स्मॉल है, क्योंकि किलोमीटर हमारे पास एक बड़ा यूनिट होता है, मीटर स्मॉल यूनिट होता है, तो हम लार्ज टू स्मॉल जा रहे हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा। अब मल्टीप्लाई करने के लिए हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। 1 किलोमीटर्स में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर्स। और अगर हम 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड, राइट। तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज में सेम कन्वर्जन हो रही है, हम लार्ज टू स्मॉल वैल्यू में जा रहे हैं। मिनट से सेकंड भी लार्ज टू स्मॉल, किलोमीटर से मीटर भी लार्ज टू स्मॉल, राइट। तो हमने यहाँ पर ये करना होगा कि जो वैल्यू गिवन है 60, उसको मल्टीप्लाई करना है विथ 1000। और जो मिनट की वैल्यू है, तो 1 मिनट नहीं, सॉरी, 20 मिनट्स गिवन है क्वेश्चन में, तो 20 को हमने मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर 60 से। क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नहीं। यहाँ तक हमने यूनिट्स की कन्वर्जन कर ली। और इसके बाद हम अपने ये देखना है कि अब हमारा फाइनल आंसर क्या होगा। अब आप स्पीड का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। डिस्टेंस इज इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाय 1200। अब फाइनल आंसर क्या आएगा आपका? 5 आ रहा है। 3 5 है। तो अब आपका देखो आंसर चेंज हो गया, आपका ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो गया, राइट। तो एक कॉन्सेप्ट की वजह से आपके पास कंप्लीट ऑप्शन में चेंज आ गया। तो ये आपने थोड़ा सा यहाँ पर देख के सॉल्व करना होता है चीजों को, और बाकी कोई इतना इशू नहीं है। कॉन्सेप्ट आपका ठीक था, आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला यूज होना है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी होती है हमारे पास जिसको हमने देख कर सॉल्व करना होता है, कि वहां पर कोई मिस्टेक ना हो। सही है। और ये हमारे पास एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और अगर आप सेकंड क्वेश्चन को देखो, ये सेकंड क्वेश्चन आ गया आपके पास। पहले ग्राफ अच्छे से देख लो, फिर हम देखते हैं कि सॉल्यूशन में आपने क्या करना है।
देख। आंसर बता रहे हो? नहीं, मैंने बोला, मैंने ग्राफ पढ़ लिया। अच्छा ठीक है, अब क्वेश्चन ये, व्हाट डज द ग्राफ शोज अबाउट द रनर्स एट टाइम टी। इस स्पेसिफिक पॉइंट की बात हो रही है। तो इस स्पेसिफिक पॉइंट पर आपके पास चार ऑप्शंस मेंशन है। तो थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाएगी ऑप्शन से, कि आपको खुद से स्टेटमेंट नहीं लिखनी, आपने सिर्फ सही वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? अगर फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, बोथ रनर्स आर मूविंग एट द सेम स्पीड, इज इट पॉसिबल? ये सिर्फ पॉइंट टी पर देखना है, ओवरऑल ग्राफ की बात नहीं हो रही, सिर्फ पॉइंट टी की बात हो रही है यहाँ पर, इस पॉइंट की बात हो रही है। तो क्या पहला ऑप्शन पॉसिबल है आपके पास? शायद। ठीक है, आपको लग रहा है कि वो पॉसिबल है, हम बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। सेकंड है, रनर वन है जीरो एक्सेलरेशन। अब रनर वन का अगर ग्राफ देखो, तो रनर वन बेसिकली आपके पास मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वन स्पीड। ठीक है, ये ग्राफ हमारे पास अभी हमने पढ़ा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ था। और सेकेंडली अगर हम सेकंड रनर को देखें, तो उसकी आपके पास वेरिएबल एक्सेलरेशन है, राइट? तो सबसे पहले ग्राफ में जब आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है, प्रैक्टिस करने के बाद इतना आइडिया हो जाएगा कि ग्राफ देखते ही आप आइडेंटिफाई कर लोगे, तो इतना टाइम नहीं लगेगा। तो रनर वन है जीरो एक्सेलरेशन, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और रनर वन इज ओवरटेकिंग रनर टू, लेकिन इस पॉइंट पर वो दोनों एक ही स्लॉट पर है। ठीक है, तो सेकंड भी पॉसिबल नहीं है। और लास्ट रनर टू इज स्लोइंग डाउन, लेकिन इस पॉइंट पर सेम वही बात के सेम स्पॉट पर खड़े। तो इनमें से कोई ऑप्शन पॉसिबल नहीं है सिवाय ऑप्शन ए के, कि इस पॉइंट पर वो एक ही स्पीड पर आ गए। लेट सपोज अगर यहाँ स्पीड गिवन होती 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब ये कि इस वक्त वो दोनों सेम स्पीड पे मूव कर रहे हैं, राइट? यस, सही। तो ये आपके पास इस तरह के छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, जिससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट एट अ टाइम क्लियर हो जाते हैं। और अगर आप एक और ग्राफ देखो क्वेश्चन नंबर 3 में, ई शायद। डी फॉर बॉल या डी फॉर डॉल? नहीं, बी फॉर बॉल। डी फॉर बॉल मीन्स इस ग्राफ में द ग्राफ शोज हाउ द स्पीड ऑफ अ वैन चेंजेस विद द स्पीड टाइम with time for parts of a journey, right, in which level section is the van decelerating? सही है, बी में बिल्कुल डेसेलरेट कर रही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फ्री फॉल मोशन, ठीक है, जब बॉडी बिल्कुल फ्री मूव कर रही होगी, आपके पास कोई फोर्स का भी हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऐड नहीं किया, क्योंकि फोर्सेस के लिए हम बिल्कुल फ्रेश चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। अभी आपके पास कोई फोर्स की वैल्यू नहीं है, तो हम फ्री फॉल मोशन की बात करें, कोई फोर्स इंक्लूड नहीं है अभी तक। और अगर हम यहाँ पर ये कंसिडर करें कि हमारे पास किसी हाइट से अगर बॉल को ड्रॉप किया जाए, ठीक है, थ्रो नहीं किया जा रहा है यहाँ पे, सिर्फ ड्रॉप कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ इस हाइट से अगर हम एक बॉल को ड्रॉप करते हैं, ठीक है, और इस बॉल को ड्रॉप करने के बाद हमने ये देखना है कि इसमें हमारे पास
फ्री फॉल मोशन में कौन सी क्वांटिटीज इंक्लूड हो सकती हैं और किस तरह से वो वर्क करती हैं। तो यहाँ पर अगर हमने इसको बिल्कुल फ्री ड्रॉप किया तो ये डाउनवर्ड मोशन में जाएगी, राइट। तो जो इसकी डाउनवर्ड मोशन होगी वो हम ड्रॉ करते हैं। तो ये इसकी डाउनवर्ड मोशन होगी, ठीक है। अच्छा, इनिशियली अगर हम बात करें तो यहाँ इनिशियल स्टेट में बॉल की वेलोसिटी क्या होगी जब ये रेस्ट स्टेट में है यहाँ पर। तो ठीक है, इसकी स्पीड या वेलोसिटी जीरो होगी बिल्कुल। और जहां तक मैंने एरो ड्रॉ किया है, लेट्स सपोज अगर हम इस पॉइंट पर बात करें, अब यहाँ तक जो उसका टाइम ड्यूरेशन होगा, ठीक है, इतनी हाइट कवर करने में वो जितना टाइम कंज्यूम कर रही है बॉल, तो इतने टाइम में आपके पास कौन सी क्वांटिटीज में चेंज आएगा जो अब तक आपने पढ़ी। वेलोसिटी में चेंज आएगा। बिल्कुल। और जब वेलोसिटी चेंज होगी तो उसके साथ क्या चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ नोन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में भी चेंज आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि आपके पास वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। हम इंक्रीज होगी। वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, और व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन विल आल्सो इंक्रीज बिकॉज वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन भी यहाँ पर इंक्रीज करेगी, राइट। अच्छा, यहाँ पर एक क्वांटिटी और होगी, एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि उसका बहुत मेन रोल है। हमारी नॉर्मल कंडीशन में एयर रेजिस्टेंस बॉडी पर अप्लाई होती है, और बॉडी पर अप्लाई होने की वजह से उसकी स्पीड में चेंज आ जाता है, राइट। आप एक पेपर को ड्रॉप करो और एक हैवी बॉल को अगर ड्रॉप करो सेम हाइट से, तो पेपर बिल्कुल फ्लोट करता हुआ डाउनवर्ड आ रहा होता है, राइट। और जो बॉल होगी वो स्ट्रेट आ जाएगी, ठीक है। ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर आपके पास जब आप बॉल को ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है, तो बॉल को ड्रॉप करने में आपके पास हो ये रहा है यहाँ पर कि जो स्पीड हो रही है यहाँ पर वो इंक्रीज हो रही है इनिशियली, और एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रही है। और एयर रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या होगी, अगर हम एक और क्वांटिटी ऐड कर ले एयर रेजिस्टेंस की, तो एयर रेजिस्टेंस के बारे में आप क्या लिखोगे। एयर रेजिस्टेंस होता क्या है? अच्छा, एयर रेजिस्टेंस अब होता क्या है ये भी देख लेते हैं। अच्छा, जब बॉडी डाउनवर्ड जा रही है तो बॉडी का वेट किस डायरेक्शन में होगा। डाउनवर्ड्स ही होगा। ठीक है, अगर बॉल अभी इस पॉइंट पर है तो इसका जो वेट एक्ट कर रहा होगा वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। और जो हमारे एयर मॉलिक्यूल्स हमारे एटमॉस्फेयर में है वो बॉल को फोर्स अप्लाई करेंगे इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। जब आप रनिंग कर रहे होते हो तो आपको जो एयर फील होती है वो एयर रेजिस्टेंस है, वो हमारे हमेशा ऑपोजिट होती है, ठीक है। और वो एयर रेजिस्टेंस आपके पास इसके ऑपोजिट होगी, ठीक है। वेट डाउनवर्ड है, एयर इसके ऑपोजिट होगी। क्लियर है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन। नहीं। ठीक है, तो एयर रेजिस्टेंस आपके पास यहाँ ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है, और वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो एयर रेजिस्टेंस और वेट को कंपेयर करें तो वेट अभी ग्रेटर होगा या एयर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में, क्योंकि स्पीड इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है वो वेट की डायरेक्शन में जा रही है बॉल, और स्पीड इंक्रीज होने का मतलब ये वेट हमारे पास ग्रेटर है एयर रेजिस्टेंस से, राइट। ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि एयर रेजिस्टेंस जो है वो अभी लेस होगी किससे,
वेट की क्वांटिटी से। यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस जो है वो लेस देन है वेट से। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? और जब बॉल कुछ टाइम तक अपनी मोशन कंटिन्यू करेगी, तो कुछ टाइम कंटिन्यू करने के बाद क्या होगा कि स्पीड आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होगी। ठीक है, मतलब अब जो उसका चेंज था वो थोड़ा सा डिक्रीज होगा। क्लियर है? आपने देखा होगा जब पैराट्रूपर्स जंप करते हैं बहुत हाइट से, तो वो कुछ टाइम तक तो इंक्रीज होती है उनकी स्पीड। वो जब तक अपने आप को स्टेबल नहीं कर लेते, तो तब तक उनकी स्पीड इंक्रीज होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कांस्टेंट होना स्टार्ट होती है, राइट? तो उसको जब हम सेकंड पार्ट में ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, ये अब हमारा सेकंड फेज होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और डाउनवर्ड मोशन की तरफ अगर आए, तो कुछ टाइम और यहाँ पे स्पेंड करने के बाद जो वैल्यू होगी यहाँ पर, तो अब जो पहले वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी क्योंकि उसने जीरो से स्टार्ट किया, उसमें रैपिड चेंज आया तो उसने इंक्रीज किया क्योंकि उसने जीरो से स्टार्ट किया था। तो वेलोसिटी अगर 10 भी होगी तो उसने 0 से 10 तक इंक्रीज किया। अब जो इसके बाद का चेंज होगा, वो थोड़ा सा स्पीड अब कांस्टेंट की तरफ जाएगी। ठीक है, तो वेलोसिटी जो है वो अप्रोच करेगी कांस्टेंट वैल्यू को। वेलोसिटी जो है वो आपके पास अब अप्रोच कर रही है कांस्टेंट वैल्यू को। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब कुछ टाइम तक जब आपके पास वो एयर में है और अभी तक वो ग्राउंड को हिट नहीं हुई, तो अब एयर रेजिस्टेंस और वेट, अब वेट की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही क्योंकि ग्रेविटी आपके पास है वहां पर, तो उसके अकॉर्डिंग बॉडी का एक वेट उसे वहां पे फिक्स मिल गया। तो अब एयर रेजिस्टेंस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वेट को बैलेंस करना स्टार्ट कर रही है। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ ये होगा कि वेलोसिटी की वैल्यू भी कांस्टेंट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी अब, क्योंकि अब वेलोसिटी का चेंज स्लो होता जा रहा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, डिक्रीज होना शुरू होगी, क्योंकि अब वेलोसिटी का चेंज शॉर्ट हो गया बहुत पहले से, तो इसलिए एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रही है। और अगर आप एयर रेजिस्टेंस और वेट की बात करो तो उनका इफेक्ट कैसा होगा? अब जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल वैल्यू के क्लोज होंगे, राइट? तो आपके पास जो एयर रेजिस्टेंस होगी यहाँ पर, वो एयर रेजिस्टेंस भी वेलोसिटी की तरह वेट को बैलेंस करने के लिए अप्रोक्सीमेट उसके इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी वेट के। कंप्लीटली अभी उसने बैलेंस नहीं किया, अप्रोक्सीमेटली वो उसके क्लोज आ चुकी है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? नाइस। और अब हम अगर फाइनल देखें अपना फेज, जब फाइनल फेज में वो उसे बैलेंस कर लेगी। ठीक है, अब बॉल को और थोड़ा सा हम डाउनवर्ड ऑब्जर्व करते हैं अगर, तो बॉल थोड़ा सा और डाउनवर्ड जाने के बाद अब कांस्टेंट स्पीड को अप्रोच कर लेगी। और यहाँ पर हम एक और फेज थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। कुछ टाइम और ट्रैवल करने के बाद की जो सिचुएशन है ये वो आ गई हमारे पास। ठीक है, और इस पॉइंट पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारी स्पीड या वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो इसका मतलब एक्सेलरेशन वहां पर जीरो हो जाएगी क्योंकि अब कोई भी चेंज नहीं आ रहा स्पीड में, राइट?
और एयर, सही, एक दफा वापस समझा दे। ये थर्ड फेज। जी। अच्छा, अब यहाँ पर ये हुआ कि जब आपके पास काफी टाइम उसने, बॉल ने ट्रैवल कर लिया एयर में, ठीक है, और एयर रेजिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही थी। अगर मैं इसके इंक्रीज डिक्रीज का आपको इफेक्ट बताऊं, तो एयर रेजिस्टेंस यहाँ भी इंक्रीज हो रही थी, ठीक है, क्योंकि उसने वेट को बैलेंस करना है। और यहाँ पर भी जो है वो एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही थी, ठीक है। इन दोनों सिचुएशन में एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही थी वेट को बैलेंस करने के लिए, राइट। जी। और जब एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास अभी तक बॉल ने या बॉडी ने ग्राउंड को हिट नहीं किया, तो इसका मतलब ये कि अब एयर रेजिस्टेंस वेट के इक्वल हो गई, राइट। जब एयर रेजिस्टेंस और वेट बैलेंस हो गए, तो उस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, ठीक है। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, जीरो, सही। ठीक है। हमने अभी अपने ग्राफ में ऊपर देखा था कि जब हम फर्स्ट ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे, तो उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट थी, तो एक्सेलरेशन जीरो लिखा था हमने, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है आपके पास, कि वेलोसिटी जब कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी, राइट। तो इस सिचुएशन में आपने पूरा केस को स्टडी कर लिया, आपके पास तीन डिफरेंट फेजेस हमने देख लिए। और जब फ्री फॉल मोशन में आपके पास स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, तो उस कांस्टेंट वेलोसिटी का एक पर्टिकुलर नाम यूज किया जाता है। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का, ठीक है। जी। यानी फ्री फॉल मोशन में जब बॉडी की स्पीड कांस्टेंट हो जाए, तो उस वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, राइट।